नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों हम बी अनुवाद। देखिए विद्यार्थियों, अनुवाद का तात्पर्य क्या होता है? एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल देना। यह क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है विद्यार्थियों। और अनुवाद है तो अनुवाद में देखिए, जब हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो जो संस्कृत भाषा है उसमें 3 वाच्य होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्तृवाच्य को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए, कुछ रूप हैं ऐसे जिन रूपों के विषय में आपने पढ़ा तो है, लेकिन हो सकता है इस समय विस्मरण हो। तो देखिए, प्रथम पुरुष में पद के चलते हैं पुल्लिंग में। पुल्लिंग में देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए, सह, तौ, ते। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। इसी प्रकार से इसमें अगर आप स्त्रीलिंग में देखेंगे, स्त्रीलिंग में है देखिए, सा, ते, ताह। इसका भी क्या अर्थ है विद्यार्थियों? वह, वे दोनों, वे सब। क्या है? वह, वे दोनों और वे सब। और इसके बाद देखिए, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में भी तत्, ते, तानि। इनका भी वही अर्थ है, वह, वे दोनों, वे सब। अब देखिए विद्यार्थियों, फिर ये हो गए प्रथम पुरुष के, फिर मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष के जो रूप हैं, त्वम, युवाम, यूयम। क्या है विद्यार्थियों? त्वम, युवाम, यूयम। और फिर देखिए, उत्तम पुरुष में है अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम।
ये तो हो गए ये। फिर देखिए राम शब्द है, पुल्लिंग में प्रथमा में होंगे रामः, रामौ, रामा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों रमा के हैं स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में रमा, रमे, रमा। और देखिए नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानी। ये तो हो गए रूप। अब देखिए कुछ धातु रूप होते हैं विद्यार्थियों, जैसे हम लट में देखते हैं धातुओं के रूप और पट के रूप हैं विद्यार्थियों। तो लट में आप लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहां लिखेंगे आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद इसके जब रूप लिखते हैं लट में, तो आप लिखेंगे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों हमेशा कि अगर प्रथम पुरुष, देखिए कर्ता की नाम अगर होगा, संज्ञा होगी तो प्रथमा विभक्ति आती है। और यदि पुरुषों के हिसाब से लेंगे तो देखिए प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष आ जाएगा, मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष आ जाएगा और उत्तम में उत्तम पुरुष आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो नियम है, पहला जैसे हम नियम लिखते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए जब संस्कृत भाषा में आप अनुवाद करेंगे तो जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। जैसे पुल्लिंग का कर्ता होगा तो रामः, रामौ, रामः। स्त्रीलिंग का होगा तो रमा, रमे, रमा। और नपुंसकलिंग होता फलम, फले, फलानि। अब दूसरा है कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। देखिए विद्यार्थियों, जो भी कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? कर्तृवाच्य की बात चल रही है, द्वितीया विभक्ति। और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अब देखिए जैसे आप वाक्य बनाते हैं, राम
पुस्तक पढ़ता है। यह वाक्य विद्यार्थियों हिंदी भाषा का, और इसका जब अनुवाद करेंगे तो अनुवाद किस भाषा में कर रहे हैं हम अनुवाद कर रहे हैं संस्कृत भाषा में। तो देखिए इस वाक्य में राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। तो देखिए आपने पढ़ा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो कर्ता में आप प्रथमा लगाएंगे। अब आपको पता है प्रथमा में क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यहाँ पर जो कर्ता है वो किस वचन का है, एक वचन का है, इसलिए रामः क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, रामः। फिर देखिए पुस्तक कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, और कर्म में जो द्वितीया विभक्ति होती है, अब पुस्तक कितनी है, एक है, तो एक है, तो देखिए नपुंसकलिंग एक वचन में क्या जाएगा, फलम, तो पुस्तकम। फिर उसके बाद है पढ़ता है, पठ धातु है विद्यार्थियों, और ये जो पठ धातु है रामः पुस्तकम पठति। अब देखिए पठ में भी क्या है कि ये जो करता है, क्योंकि जो क्रिया है वह किसके अनुसार आएगी, क्रिया अनुसार आएगी कर्ता की। तो देखिए कर्ता किसका है, प्रथम पुरुष का है। जो कोई नाम होता है वह प्रथम पुरुष में ही आता है, कर्ता प्रथम पुरुष का है, और क्रिया भी किसकी आएगी, प्रथम पुरुष की। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी किसकी आएगी, एक वचन की आएगी। तो आप लिखेंगे रामः पुस्तकम पठति। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए दूसरा वाक्य जैसे हम बनाते हैं, इसको साफ कर देता हूं मैं, और दूसरा वाक्य बनाते हैं, वह घर जाता है। क्या वाक्य बनाएंगे, वह घर जाता है। तो देखिए वह तो पुल्लिंग में है और एक है, तो एक वचन का कर्ता आ जाएगा, और आप लिख देंगे सहा। अब देखिए ये जो घर है वह कर्म है, और आपको पता है घर एक वचन में है, कर्म है, तो द्वितीया विभक्ति आएगी। फलम है, फलम की तरह हो जाएगी ग्रहम, और देखिए ये हो जाएगा ग्रहम। और जाना के लिए जो धातु होती है वह गम धातु होती है, और गम के रूप चलते हैं गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो देखिए यह एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, तो आप पठति की तरह लिख देंगे गच्छति। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए
आप लिखते हैं बालक विद्यालय जाता है। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? बालक विद्यालय जाता है। तो देखिए बालक क्या है? एक वचन है। तो बालक के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह चलेंगे। तो बालक एक वचन है, यहाँ राम में राम एक वचन है, तो बालक के जो रूप हैं बिल्कुल राम की तरह चल जाएंगे और ये बन जाएगा आपका बालकः। क्या बन जाएगा? बालकः। अब विद्यालय है तो विद्यालय में नपुंसकलिंग एक वचन है, तो आप कर्म है तो कर्म बन जाएगा विद्यालयम। और देखिए जाने का आपको पता है, जाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त करते हैं हम? गम। और गम धातु प्रयुक्त करते हैं तो हो जाएगा गच्छति। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए एक वाक्य बनाएंगे आप, वह है विद्यालय जाती है। देखिए कर्ता के लिंग और वचन का क्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्ता चाहे स्त्रीलिंग का हो या पुल्लिंग का हो, क्रिया वही आती है जो चलती है। देखिए तो वह स्त्रीलिंग है तो देखिए एक वचन है तो क्या आ जाएगा? सा। क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? सा। विद्यालय कर्म है तो द्वितीया आएगी और विद्यालय एक वचन है तो द्वितीया एक वचन, तो सा विद्यालयम। सा विद्यालयम गच्छति, कि वह विद्यालय जाती है। क्या है विद्यार्थियों? सा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाती है। अब देखिए एक वचन में ही कर रहे हैं हम अभी सिद्धियां। फिर उसके बाद यदि आप कहते हैं कि तुम विद्यालय जाते हो। देखिए तुम है तो तुम किसके लिए मध्यम पुरुष में आता है और एक वचन है तो तुम के लिए क्या आ जाएगा? त्वम। तो देखिए आप लिखेंगे त्वम। फिर है विद्यालय, आपको पता है कर्म है तो कर्म है एक वचन है तो ये बन जाएगा आपका विद्यालयम। और फिर अब जाने की क्या होती है? गम धातु होते हैं। आपको पता है कर्ता क्या है? मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष का एक वचन है कर्ता तो धातु भी मध्यम पुरुष एक वचन आएगी। तो ये क्या आएगा? जैसे पठसी है तो आप यहां लिख देंगे गच्छसि। क्या लिख देंगे? गच्छसि। त्वम विद्यालयम गच्छसि, कि तुम विद्यालय जाते हो। क्या कहा? त्वम विद्यालयम गच्छसि, कि तुम विद्यालय जाते हो। इस प्रकार से। और फिर देखिए
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, यदि आप उत्तम पुरुष में वाक्य बनाते हैं, आप लिखेंगे मैं विद्यालय जाता हूं। तो देखिए, मैं का अर्थ होता है संस्कृत में अहम, अहम। अहम को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? मैं। हिंदी में मैं और संस्कृत में अहम। तो अहम मैं, तो आप क्या लिखेंगे? अहम। इसका अर्थ क्या होता है? मैं। अब देखिए, विद्यालय क्या है? कर्म है, और कर्म है तो आपको पता है कर्म में द्वितीया विभक्ति आती है, और यह होता है विद्यालयम। आया? तुम कहां से आ गए भैया? अब देखिए, तो विद्यालय क्या है? कर्म है, और विद्यालय कर्म है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन आ गई। क्यों? क्योंकि कर्म एक वचन का है, और जब आपको पता है क्रिया पर जाते हैं तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो देखिए, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो हमें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया देखनी है, और उत्तम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है वह क्या है? गच्छ, गम की क्रिया है। गम माने जाना, तो गच्छ के रूप में चलते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या है? पठामी। तो पठामी को लिख देंगे आप गच्छामी। क्या लिख देंगे? गच्छामी। तो अहम विद्यालयम गच्छामी, मैं विद्यालय जाता हूं, यह वाक्य बन जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, यह जो वाक्य है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि यह वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, तो आप क्या कहेंगे? यह अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि आपने एक संधि पढ़ी है, अनुस्वार संधि, और जिसका सूत्र है मो अनुस्वारः। क्या सूत्र है? मो अनुस्वारः। और मो अनुस्वारः जो सूत्र है, उसके अनुसार विद्यार्थियों, जब हलंत मां के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाता है तो ये जो हलंत मां है वह अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें? अनुस्वार में। तो ये संधि से संबंधित गलती है विद्यार्थियों इसमें, और ये वाक्य हो जाएगा ऐसे, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं। इस प्रकार से हमारा एक वचन में हो जाएगा। अन्य भी देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब क्या करना है आपको कि देखिए, जैसे दूसरा कोई वाक्य मान लीजिए बनाना है आपको। आप वाक्य बनाते हैं, वह भोजन पकाती है। क्या वाक्य बनाएंगे? वह भोजन पकाती है। और देखिए, वह भोजन पकाती है, यह वाक्य कैसा है? कर्ता स्त्रीलिंग है। वह भोजन पकाती है, यह क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे, वह भोजन पकाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, वह स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? सा। तो हिंदी में वह और संस्कृत में सा। भोजन, तो देखिए भोजनम द्वितीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा, भोजनम। और पकाने की क्या होती है? पच धातु होती है। तो देखिए पच धातु हो गई, और स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष है। और प्रथम पुरुष देख लेंगे, प्रथम पुरुष में ये 3 है, कर्ता एक वचन है, तो क्रिया एक वचन आ जाएगी, और ये हो जाएगा सा भोजनम पचती। वह भोजन पकाती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह आपका जो अनुवाद है, यह अनुवाद हो जाएगा। और फिर देखिए, क्योंकि अनुवाद महत्वपूर्ण तत्व होता है हमारे उसमें जीवन में, अनुवाद के बिना कोई भी कार्य अधूरा है। तो देखिए, इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो ये एक वचन में हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देख सकते हैं हम, और जो दूसरा वाक्य है वह बनाते हैं हम, वह फल खाता है। वह फल खाता है। अब देखिए, वह जो करता है, जब आप इसको पढ़ रहे हैं वाक्य को, तो वह क्या कैसा है? पुल्लिंग में है, और पुल्लिंग में वह के लिए क्या आ जाएगा? एक वचन है, तो सह क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? सह। फल कर्म है, और फल कर्म है, और कर्म में मैंने आपको बताया है कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया विभक्ति आ जाती है। तो फल है, एक है, तो ये हो जाएगा फलम। और फिर देखिए, खाने के लिए जो धातु होती है वह होती है खाद। इसमें हलंत लगा रहता है, तो खाद धातु होती है। और आपको बताए सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी किसकी आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की। तो देखिए पठती है, तो ये हो जाएगा आपका खादती। सह फलम खादती, वह फल खाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यह बताइए कि इसमें वाक्य में क्या अशुद्धि है, और इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो आपको पता है इसमें संधि की अशुद्धि है। जो मो अनुसार सूत्र होता है उसके अनुसार यह जो वाक्य है, इसमें इस माँ के बाद अनुसार है, सॉरी हल है, तो ये अनुसार में बदल जाएगा, और ये शुद्ध हो जाएगा, और यह हो जाएगा फलम। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।